इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट। कुछ तो इलेक्ट्रॉन बदमाशी कर रहा है, उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट्स। तो सबसे पहला इफेक्ट मेरे पास है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जिसका सिंबल अब चलेगा ई। इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल ई नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल है ई के ऊपर प्लस चार्ज। अकेला कैपिटल ई मतलब ये एक इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या कहता है? तो थोड़ा सा मेरे को आपका रिएजेंट वाला हिस्सा चाहिए। अगर कहीं से मैं सी डबल बॉन्ड सी, अब तो मैं खुल के इसको एल्कीन कह सकती हूँ, अब तो आपको ईन की बड़ी प्रैक्टिस हो गई। अगर मैं कोई भी एल्कीन, डाइईन, ट्राइईन कुछ भी ले आऊं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? एक डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर। ये हमने बात की है, राइट? 4 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे अगर एक जगह पे खड़े हुए हैं, इसका मतलब वो तो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया बन गया। इलेक्ट्रॉन रिच एरिया किसको अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज को। इलेक्ट्रो लविंग स्पीशीज कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफाइल। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, आपने एक टेस्ट ट्यूब में कुछ रिएजेंट ऐसा डाला जिससे इलेक्ट्रोफाइल पैदा होता है। इलेक्ट्रोफाइल उस टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे एल्केन्स हैं और एक एल्कीन है, ढूंढ के किसके पास जाएगा? एल्कीन के पास। एल्केन विल बी नॉट अफेक्टेड। एल्केन पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा ही नहीं। क्यों जाएगा? उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। और वो किसके पास हैं? वो एल्कीन के पास है। तो इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट होके गया? इलेक्ट्रॉन के सेंटर की तरफ। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होके गया। तो यानी कुछ तो इलेक्ट्रॉन का होने वाला है जिसकी वजह से इन इफेक्ट्स का नाम हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बोलते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ इफेक्ट इज दिस विच नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे इफेक्ट तब शुरू होते हैं जब कोई अटैक करने आता है, अदरवाइज नहीं होते, यानी टेम्परेरी। कुछ इफेक्ट्स जो टेम्परेरी होते हैं, जैसे ये। अब ये क्या है? इसमें कोई इफेक्ट तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो सिंपल सा एक एल्कीन बना के खड़ा कर दिया है। ये एल्कीन जो है, इसको देख के एक इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ अटैक करने आ रहा है, तो इस एल्कीन को लालच होगा मैं इसे जोड़ दूं। जोड़ क्यों लूं? बॉन्ड बना लूं। बॉन्ड बनना मतलब एनर्जी रिलीज, बॉन्ड बनना मतलब स्टेबिलिटी, बॉन्ड बनना मतलब फेवरेबल इन नेचर। तो जैसे इस इलेक्ट्रोफाइल को देखा, एल्कीन ने फटाफट अपने अंदर एक इफेक्ट क्रिएट किया। और वो क्या इफेक्ट क्रिएट किया? चलो जी, फटाफट से हम इस इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने का सामान तैयार करते हैं। और वो जोड़ने का सामान क्या तैयार हुआ? ये बॉन्ड किसी भी एक कार्बन की तरफ पूरा शिफ्ट हो जाएगा। पाई बॉन्ड टूट के, आई एम टेलिंग यू, ब्रेक हो गया बॉन्ड। बॉन्ड पूरा टूट के इस कार्बन के पास चला जाएगा, किसी भी एक कार्बन के पास, इट डिपेंड्स। तो सपोज मैंने इस कार्बन के पास भेज दिया, बॉन्ड पूरा तोड़ दिया। जब पूरा बॉन्ड तोड़ने का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था वो भी इस पे गया, चलो वो तो हिसाब बराबर। जो इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का था वो भी इसके पास गया। तो जिससे छीन लिया गया उस पे क्या चार्ज लगाओगे? पॉजिटिव। जिसपे एक एक्स्ट्रा आ गया उस पे क्या चार्ज लगाओगे? नेगेटिव। गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव चार्ज, तो उस पे आपने लगा दिया नेगेटिव। किसके चक्कर में हुआ ये सारा काम? इलेक्ट्रोफाइल के चक्कर में। तो ये इलेक्ट्रोफाइल फिर कौन से कार्बन के साथ जुड़ेगा? ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। जिस कार्बन पर नेगेटिव आया होगा इस पे नेगेटिव आया होगा। इसी को एकोमोडेट करने के लिए दोनों में से एक कार्बन ने कहा हम अपने पे नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, तुम आओ सही। और जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आया, ये इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। लेकिन हमें पता है उसके चक्कर में एक कार्बन फिर डेफिशिएंट हो गया। इसका क्या होगा? नेक्स्ट चैप्टर। अभी हम इस चैप्टर में ये पढ़ रहे थे रिएजेंट क्या होता है, पहली क्लास। फिर हमने 6-7 क्लासेस लगाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पहचानेंगे कैसे? हमें तो नाम दे दिया जाएगा, आईयूपीएसी में पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के बाद ढूंढेंगे अगला काम। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये वाला है, इलेक्ट्रोफाइल लाओगे, अब जो भी रिएक्शन होगा इसी जगह पे होगा। तो यानी कि अभी तक तो हम इन दोनों की तैयारी कर रहे थे, कर ली। अब इन दोनों को जोड़ के प्रोडक्ट के साइड की तरफ चलना शुरू करेंगे आज से। सो ये इलेक्ट्रोफाइल इसको देख के घुसा, अटैक किया, इसने इनवाइट किया। अब यहां तक तो आ गए। इसके बाद क्या? थोड़ी देर बाद बात करूंगी, या हो सकता है थोड़े दिन बाद। अभी तो हम यहीं पे पहुंचे। अब मैंने एक और एग्जांपल लाई, खाली एल्कीन ही थोड़ी पाई बॉन्ड बनाते हैं।
मैं एक और एग्जांपल ले, अब तो पहचान लेंगे ये कार्बोनिल है, कीटोन या एल्डिहाइड कुछ भी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड हो। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप मैंने बना दिया, यहां पर कुछ भी हो सकता है, अब मैं उसकी परवाह नहीं कर रही। इसको फिर दो चीजें अटैक करने आएंगी, न्यूक्लियोफाइल भी, इलेक्ट्रोफाइल भी। एक बार मैं एक चीज और दिखा दूं, वरना थोड़ी देर में किसी ना किसी का हाथ खड़ा हो जाएगा वो डाउट पूछने के लिए। मैं आपको बता दूं, ये रिएजेंट जो ई और एनयू लिख के हम काम चला रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, उसके लिए अक्सर रिएजेंट क्या है, एसिड डाल दिया, बेस डाल दिया, कुछ और तरह की चीजें डाल दी, अभी मैं सारे नाम ले नहीं सकती आपके सामने। अगर मैंने एसिड डाल दिया तो क्या होगा, एसिड का तो काम है, स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा है इक्विलिब्रियम में, अब तो हम पूरा डिसोसिएट होगा। एक ये बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल, एक ये बनाएगा न्यूक्लियोफाइल। इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप बोलते थे कैटायन एनायन, यहाँ क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। HCl का कौन कौन इसको अटैक करने जाएगा बच्चों, H पॉजिटिव। अगले चैप्टर का पहले रिएक्शन का पहला मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है कि अगर आप एल्कीन को HCl दोगे, हु विल इनिशिएट द रिएक्शन, H प्लस। ठीक है, वहां हम प्रॉपर लिखेंगे, लेकिन आपको उधर की तरफ लेके मेरा जाना पर्पज है कि तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यानी जो मैंने HCl दिया था बच्चों, उसमें दोनों थे, इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूक्लियोफाइल भी। दोनों में से कौन भिड़ने जाएगा वो डिसाइड करेगा कि अवेलेबिलिटी किसकी है। तो अब मेरा अगला सवाल, ये फिर पाई बॉन्ड है। अब यहां मत देखना मैंने न्यूक्लियोफाइल लिखा है, आपके लिए सोल्यूशन में दोनों मौजूद होंगे। आपको पता है HCl आप दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, दोनों ही चीजें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे ही इस पाई बॉन्ड ने आने वाले किसी को देखा, तो सबसे पहला तो मेरे पास सवाल आता है, ये है क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, कैन बिहेव बोथ, कैन बिहेव नन। चेक फ्रॉम योर नोट्स कॉपी, इसलिए मैंने कहा था स्पाइरल में बनाइएगा इसको, तो पन्ने दोनों साल पलटने। अगले साल चारों चैप्टर में जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा आपसे यही पूछा जाएगा, फिर आपको पन्ने पलटने पड़ेंगे। अगर आप भूल गए, वैसे तो हम 11th में भूलने देंगे नहीं, अब तो इतना यूज करेंगे। कोई अपने दिमाग से भी बता सकता है, बोथ, वाई बोथ, ये दोनों से, दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। हैव अ लुक, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड टूटने से पहले ही फिक्स्ड है कि मेरे पे तो पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, पोलर है, इसमें पहले ही इन्फ्लुएंस हुआ है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन खुद से पहले ही किसकी तरफ खिसके हुए हैं, ऑक्सीजन की तरफ, इट इज पोलर। यहां ऑलरेडी हिडन, मतलब है, ओपन सीक्रेट है ये, कि भी ओ पे नेगेटिव आ ही रहा है, ये सबको पता है। तो न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ, अगर न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराया मैंने तो ठीक है, न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराया तो वो किसकी तरफ जाएगा, कार्बन की तरफ। अब यहां मेरा बात करते करते एक सवाल है, जब सॉल्यूशन में दोनों हैं तो आप इसको इलेक्ट्रोफाइल से भी तो अटैक करा सकते थे, आपने न्यूक्लियोफाइल क्यों लिखा। अगले साल तक तो आपका ये सवाल आएगा ही नहीं, लेकिन अभी क्योंकि शुरुआत है आपका आ सकता है। सबसे स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड नेचर में कौन सा है, कार्बन कार्बन, कैटिनेशन किसी और की है जिसके लिए पूरा सब्जेक्ट अलग बना दिया। अगर मैं वो न्यूक्लियोफाइल जो ला रही हूं उसमें कार्बन है, मान के मैं ये चल रही हूं उसमें कार्बन है, तो वही अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल जनरली आप देखोगे H प्लस, मतलब ऐसे ना हर रिएक्शन में आपको अलग अलग आंसर्स देने पड़ेंगे। इसमें न्यूक्लियोफाइल ने क्यों अटैक किया, क्योंकि तब आपको न्यूक्लियोफाइल कौन सा है ये भी पता होगा। मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दे रही हूँ CN नेगेटिव, तो सेट हो गई बात। पर अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल देती OH नेगेटिव तो सेट ना होती। तो ऐसे सवाल आपको आगे जाके आंसर करने का मौका मिलेगा जब इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर आएगा एल्डिहाइड कीटोन्स पे, तो अभी उसमें फंसना मत। लेकिन यहां से एक चीज मुझे पता चल गई, अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो वो किस पे जाएगा, राइट। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो वो सर्टेनली, कोई डाउट ही नहीं है, कार्बन पे जाएगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। एंड आई विल बी विद समथिंग लाइक दिस, एवरीवन क्लियर। यानी कि इस पाई बॉन्ड, ये क्या था, कोई मेरे को डिफाइन करने को, कोई जिनके भी स्कूल में टेस्ट है एक आधे हफ्ते में, इनकी सीधी डेफिनेशन पूछते हैं, क्योंकि और कोई क्वेश्चन इस साल GOC में बन नहीं सकता। अगले साल तो बनेगा, अगले चैप्टर में भी बनेगा, GOC में कोई और क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। इसकी एप्लीकेशन जब आप पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और कुछ बॉन्ड बनाएंगे, वो अगले चैप्टर से होगा। सो इसकी डेफिनेशन, टोटल दिस इफेक्ट सेज स्टेट्स या इंक्लूड
total transfer of pi bond under the influence of reagent. That's it. पाई बॉन्ड का टोटल ट्रांसफर हो जाना किसी एक एटम पे किसी आने वाले रिएजेंट के असर में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ई से सिंबलाइज करते हैं। इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। टेस्ट ट्यूब में अगर अकेला एल्डिहाइड पड़ा है, उसे कोई पेट में दर्द नहीं है अपना पाई बॉन्ड शिफ्ट करने की। जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल आया, वो आके इसको इफेक्ट को स्विच ऑन कर देगा। एंड वन थिंग विच यू शुड take from here for next chapter of this class only, +1 only, alkenes पे always and always electrophile attack C double bond C, लेकिन कार्बोनिल पे C double bond O पे it's always nucleophile attack। ये क्वेश्चन कभी भी आ जाता है 12th में Y, 11th में इसका Y पूछेंगे ऊपर वाले का, 12th में इसका Y पूछेंगे। आपको ये आज के बाद याद होना चाहिए कि इसके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, स्टार्ट रिएक्शन को कौन करेगा। क्लियर है? यहां खत्म होता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ज्यादा कुछ हम करा नहीं सकते क्योंकि ये मेनली यूज होगा अगले चैप्टर में, बट तब आपको पता होना चाहिए हाँ पाई बॉन्ड पूरा टूट के किसी एक के पास चला जाता है आने वाले को एकोमोडेट करने में। क्लियर? स्कूल के लिए इतना इनफ है। नाउ दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। थोड़ा ध्यान से, इसकी पकड़ ज्यादा लगेगी क्योंकि पिछले वाला इफेक्ट तो रिएक्शंस में आना और कुछ खास नहीं, पाई बॉन्ड तोड़ के एक साइड प्लस एक साइड माइनस, खत्म, कोई ट्विस्ट नहीं, कोई अंदर अप्स एंड डाउन्स नहीं, बड़ा प्लेन बड़ा सिंपल। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या, इसे भी जीरो से समझिएगा। ये एक ऐसा इफेक्ट है, इसके मैंने फीचर्स अलग से लिख दिए, जो परमानेंट होता है। कोई अटैक करने आ रहा है नहीं आ रहा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को इससे कोई लेना देना नहीं, ये एक परमानेंट फीचर होता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है बिल्कुल शुरू से समझिए। कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे उसमें कोई चेन है, अब तो आपने बड़े खतरनाक से खतरनाक बना लिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, जितने भी एग्जाम्पल आपको अब तक आपको दिखाए वो सारे में से कोई भी आ सकता है। उस हिस्से को मैंने CCC से दिखा दिया। इसके अंदर बॉन्ड्स हैं, रिंग्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, 5 7 6, कितने भी एसिड्स हैं, कुछ भी है, आई डोंट केयर। अगर कार्बन के साथ, कार्बन चेन के साथ या अकेले कार्बन के साथ, किसी के साथ भी एक ग्रुप लगा है, कोई भी ग्रुप, वो ग्रुप नीचे लिस्ट है, कोई भी एक ग्रुप ऐसा जिसका एक इन्फ्लुएंस है, और वो क्या इन्फ्लुएंस है, सिग्मा बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड एट ऑल। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, सपोज आई एम ग्रुप G एंड यू आर कार्बन कंपाउंड, आपके साथ मेरा एक बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड। मैं इस सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी खिसका देती हूं, जिसको आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ के आए हो। अगर कोई अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी तरफ खिसका रहा है तो आप उसको क्या कहते हो, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और आप खींच रहे हो, आप इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही इंडक्टिव इफेक्ट नाम दे दिया गया और कुछ नहीं। अब वो ग्रुप्स के लिए होने लगा। कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी, बहुत थोड़ी पार्शियल खिसका रहा है, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। इस इफेक्ट को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जो कार्बन कंपाउंड में ट्रेवल करेगा, और ये परमानेंट है, ये हमेशा होता है, इसको किसी रिएजेंट का इंतजार नहीं करना होता, ये उसके अंदर रहता है। इसका यूज क्या है, आज एक एप्लीकेशन बता पाऊंगी बस इसकी। ऐसा इफेक्ट जिसकी वजह से उस ग्रुप पे खुद पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, उसको कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का, प्लस आई माइनस आई। इसको क्या कहेंगे, प्लस आई, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट कॉज कर रहा है उसके ऊपर, खुद के ऊपर जो चार्ज आ रहा है, उसी के हिसाब से मैंने नाम रख दिया इसका इंडक्टिव इफेक्ट। अब आ जाता है अगला। अब इसकी इसकी वो चीजें जो मैंने बोली वो लिख देते हैं, बस जो मैं बोल चुकी हूं। ऐसे ग्रुप्स पंप्स इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू द कार्बन थ्रू सिग्मा बॉन्ड। थ्रू सिग्मा बॉन्ड को दोबारा मैं बोलूंगी, किसी ना किसी बहाने कहीं ना कहीं मेंशन जरूर करूंगी। यानी ऐसा ग्रुप क्या करता है, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है, नेगेटिव चार्ज को लोकलाइज करता है, इकट्ठा कर देता है। अगर मान लो कहीं पर 2 ग्रुप लगे होंगे तो इस कार्बन की तो ऐसी तैसी होलेगी, दोनों से नेगेटिव आएगा। 3 लगे होंगे तो तीनों से नेगेटिव आएगा। यानी ऐसे ग्रुप क्या करते हैं, सामने वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करते हैं, पंप करते हैं। ठीक है,
इसी तरह से अब दूसरे इफेक्ट पे आ जाते हैं, मतलब इसी इफेक्ट की दूसरी क्लासिफिकेशन, दूसरी क्लास, कि अगर कहीं पर ऐसा ग्रुप लगा हो जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है अपनी तरफ, तो उसके खुद के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। एरोज की बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, इसको आप किसी और एरो से नहीं दिखा सकते। सिंगल एरो मैंने डबल इसलिए दिखाया कि आपको आदत पड़ जाए, कहीं डबल ट्रिपल भी जब आएंगे आप सिग्मा बॉन्ड के ऊपर ही एरो लगाएंगे, कुछ और नहीं, बड़े एरो आने वाले हैं। तो ये एक एरो दिखाता है ग्रुप इज क्या कर रहा है, दिस ग्रुप इज विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन चेन, यानी ग्रुप पुल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम कार्बन थ्रू सिग्मा बॉन्ड। और क्योंकि खुद के ऊपर उसके चक्कर में क्या चार्ज ले लिया इसने, नेगेटिव, इसीलिए ऐसे इफेक्ट को क्या कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट। ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने का काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है, रेदर उसको पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। क्लियर सबको? इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के, प्लस आई माइनस आई। अभी ये नहीं क्लियर होगा आप ये हमको पढ़ा क्यों रहे हो, मैंने किधर इसको इस्तेमाल करना है, इट्स लिटिल अर्ली, ठीक है, अभी ये क्लियर नहीं होगा आपको। इतना हो गया, आगे चले। फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, असली चीज जो मैंने यहां लिखी नहीं, कुछ लोग उसको डेफिनेशन में लिख देते हैं, मैंने अलग से लिख दी ताकि इसमें आपसे कोई गलती ना हो। कुछ लोग नोट कर रहे हैं, मैं उनके लिए रुकी हुई हूं, क्विक। ममता, रंजना और रंजना बोल रही हूँ, मान्या और दिशा का मैसेज हमारे पास था, एक आधे का हो सकता है रंजना के पास हो क्या? ओके, नहीं दिखा नहीं मुझे, कोई बात नहीं, मेरे को अनुबल नहीं दिखाई दे रहा। अनुबल की मॉम से पूछना बस। हाँ जी, क्लियर हो गया? मैम एक सेकंड ऊपर कर दो। किसने पूछा है? जी, अब इंडक्टिव इफेक्ट के फीचर्स लिखिए जब तक ये लोग बोर्ड को उतार रहे हैं। फर्स्ट, इट इज परमानेंट इफेक्ट। सेकंड, फर्स्ट इज इट इज परमानेंट इफेक्ट, और सेकंड फीचर लिखे हो गया भाई, जिसने भी ऊपर करने को कहा था। यस मैम। ओके, तो पहला तो है ये परमानेंट इफेक्ट है, सेकंड सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है, और इतना इजी इफेक्ट है इसलिए एक दिन में दोनों करा रही हूँ कि ये आपको कभी मुश्किल नहीं लगेंगे। जो दो बड़े हैं वो अगली क्लास में लेंगे, आज तो छोटी छोटी चीजें लेनी है मैंने। क्योंकि एक और चीज, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या है? इमेजिन आई एम अगेन अ ग्रुप जिसका इफेक्ट है प्लस आई। प्लस आई का मतलब क्या है, मेरे ऊपर क्या चार्ज है, प्लस, तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही हूं, आपकी तरफ धक्का दे रही हूं। ले लो, जो जितना मेरे नजदीक होगा उसको उतना मेरा इफेक्ट झेलना पड़ेगा। If I am group G having plus I effect, I am bearing positive charge on myself and I am sending my electrons first to Niharika. उस पे क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। निहारिका वो चार्ज रखना नहीं चाहेगी क्योंकि कोई भी स्पीशीज अपने ऊपर चार्ज रख के खुश नहीं है, ये चार्ज सेपरेशन मजबूरी है। नो स्पीशीज इन दिस यूनिवर्स इज हैप्पी विद चार्ज। तो निहारिका क्या करेगी, वो जो इफेक्ट मेरे से उस तक आया वो हंशिका वाली रो पे देगी, तुम रखो। लेकिन जितनी ताकत से मैंने दिया उतनी ताकत से ये नहीं दे पाएगी, मेरी अप्रोच वहां तक थोड़ी कम होगी। तीसरी बेंच पे ये लोग जो बैठे हैं फिर इन तक पहुंचेगा। तीसरी बेंच के बाद मेरा इफेक्ट इतना कमजोर हो जाएगा आगे वालों को पता ही नहीं है कोई ग्रुप भी लगा हुआ है कि नहीं। थर्ड कार्बन के बाद इट वैनिश, इट इज नेग्लिजिबल। तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है, तीसरे कार्बन तक तो ये थोड़ी बहुत अपनी कंट्रीब्यूशन देगा, उसके बाद नहीं देगा। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, और ये अगली क्लासेस से यूज होना शुरू हो जाएगा। और एक बार और, इसमें कोई पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है गलती से भी, ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का थोड़ा सा खिसकना, फीचर्स बस। यहां इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक खत्म जो आपकी एनसीईआरटी अलाउ करती है। हो गया नोट सबके? कौन कौन है मेरे पास ऑनलाइन में, एक नाम नहीं समझ पा रही हूं। अनीश,
अच्छा अच्छा, तनिष्का है ये, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, यस तनिष्का ही है ना? मैम। तो यार तुम्हारे पास अच्छा हाँ खासा जी हाँ नाम है, जी मुश्किल लगता है ये लिखना। हम देखो बोलना सीख गए इस नाम को, अपने नाम की आईडी बनवाओ यार। मेरे को मैम वो पता नहीं, वो मामा के उससे लॉगिन किया था तो वही नाम हो गया। तो अब अपनी टीम्स ऐप लो भाई, मामा की मामा को दे दो, अपनी टीम्स ऐप शुरू करो, ठीक है? नया डाउनलोड ले लेना, कोई ओके दिक्कत नहीं मैम। है, कभी आराम से करना ये। ओके। चलिए अब आ जाती हूं मैं इससे डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव सवालों पे, और ऐसे सवाल जो शायद एनसीईआरटी में ना काम आए। है एनसीईआरटी का ही हिस्सा, लेकिन स्कूल में तो कतई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? डिफाइन एंड क्लासिफाई। और इवन क्लास 12th में भी एनसीईआरटी में इसका कोई यूज नहीं होने वाला। तो एनसीईआरटी वाले चाहें तो इन 2 स्लाइड्स को अपने लिए इग्नोर कर सकते हैं, चाहें तो सुन सकते हैं। मतलब ये कभी कभार के लिए ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं, कहीं आप फिट भी कर सकोगे अपने लिए। सो इंडक्टिव इफेक्ट की मैं स्ट्रेंथ लगाना चाहूं उससे पहले मेरे को, अच्छा मैंने ट्रेंड अलग जगह लिखे हैं, एक सेकेंड, ठीक है ठीक है। उससे पहले एक काम करिए, पहले ये लिखिए, ग्रुप्स शोइंग माइनस आई इफेक्ट। उस स्लाइड किधर चली गई? ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट, पहले वो लिखवाती हूँ बच्चों, एक सेकेंड। दिस, अच्छा ये रहा, मुझसे ये ऊपर छूट गया, ये सभी लोग नोट करिए, एनसीईआरटी वाले भी। ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट। अब एग्जांपल्स, अभी तक तो जी और जी से काम चलाया मैंने, अब एग्जांपल्स वो ग्रुप्स के जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ये अगले साल सितंबर तक, अक्टूबर तक अब आपको काम आना है ये ट्रेंड, कि सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है? प्लस आई इफेक्ट का मतलब है जो अपने इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे रहा है, खुद पे पॉजिटिव चार्ज ले रहा है। उसमें एक तो ओ पर नेगेटिव चार्ज, अगर कोई ऐसी चीज लगी, आई होप अब आपको ये एक लाइन का मतलब पता है। दिस लाइन इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, किसी भी जगह किसी भी चेन के साथ जुड़ा हुआ है। दिस इज ग्रुप जी। ये भी हो सकता है, अभी किसी के नाम के चक्कर में मत आप पढ़ना, आपके लिए लगभग सारे नए हैं। आप COOH तो जानते हो, आप COO नेगेटिव नहीं जानते, तो अभी किसी के भी नाम में मत पढ़ना। क्लास 11th डील्स विद ओनली 1 आउट ऑफ दीज 5, बाकी सारे जाएंगे आपके 12th में, ठीक है? तो किसी के भी चक्कर में नहीं पढ़ना कि मैम हमें तो इसका नाम चाहिए, सारे आएंगे 12th में। कहोगे थोड़ा ब्रेक दे दो इससे, इतनी बार आएंगे। तो ये ग्रुप्स हैं जो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। इसमें मुझे एक चीज नजर आई, और वो क्या नजर आई? एल्काइल आर। एल्काइल तो हमने इसी साल लेना है सारा। ड्यूट्रियम, व्हाट इज डी? इट इज हाइड्रोजन का हेवी आइसोटोप, दैट इज ड्यूट्रियम। एंड व्हाट इज एच? हाइड्रोजन। तो एल्काइल का मतलब क्या है? अब सब लोग जानते हैं, एल्केन माइनस एच। एल्केन जितना भी है इसी साल है, तो एल्केन में से H माइनस किया तो एल्काइल। तो नॉमेनक्लेचर की वजह से मैं इतनी निश्चिंत हूं, आप लोग इथाइल, मिथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल सारे आइल जानते हो, तो मेरे को टेंशन ही नहीं है। इसीलिए नॉमेनक्लेचर में आप सबको कह रही थी, कितनी डीप नॉलेज आएगी वो यहां फायदा होगा। एल्काइल माने यू नो नाउ एवरी टाइप ऑफ एल्काइल। तो अब क्वेश्चंस जहां से आपको मिलेंगे, कंपेयर करो प्लस आई स्ट्रेंथ, कौन सा ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा इन दोनों में से? अगर वो ग्रुप ये हो, मिथाइल किसी कार्बन चेन के एंड में लगा है मिथाइल, या लगा है इथाइल, इन दोनों में से किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा? कौन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पुश करेगा? जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, प्लस आई इफेक्ट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो यानी कि ये रहेगा ट्रेंड एवरीवन, इथाइल ग्रुप ज्यादा। मैं प्रोपाइल ब्यूटाइल भी बना देती तो क्या करना था आपने? कार्बन चेन जैसे जैसे लंबी होती गई, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन देने की, खिसकाने की टेंडेंसी बढ़ती गई। ऐसा कुछ मुझे बताया गया। दूसरी चीज, मतलब किसी बुक में ये ट्रेंड्स नहीं दिए हुए, हर बुक में, बुकलेट में आप देखोगे इंडक्टिव इफेक्ट एक पेज पे, और लिखवा दिए कौन कौन से ग्रुप प्लस आई के हैं, कौन कौन से ग्रुप माइनस आई के हैं, और ये कहीं भी कभी भी यूज हो जाएंगे। इतने सालों में जब किताबों को पढ़ पढ़ के हमें कुछ नहीं मिला, तो जाके मैंने जैसे ये हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं सारा इसी से पढ़ाती हूँ। साल के मतलब इस चैप्टर के एंड में आई विल शेयर इट्स PDF ऑल्सो। ये वो क्वेश्चन है जो आपके जेई मेंस, नीट, जेई एडवांस आएंगे यहीं से, बट पॉइंट ये हमें याद रहेंगे कि नहीं, बस आना इन्हीं में से। मतलब
ऑल पॉसिबल थिंग्स वी हैव रिटन इन दैट हैंडआउट। अगर इंडक्टिव इफेक्ट पे 100 क्वेश्चन बन सकता है तो 100 के 100 हैं। अब वो आप पे होगा वो 100 आपको याद रहते हैं कि नहीं। तो इसमें आपको मतलब इस तरीके से किया है कि जनरलाइज करें, रट्टा नहीं है ये। अब आ जाती है बात, ठीक है जी, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। अब इधर देखिए, मैंने नंबर ऑफ कार्बन भी दूसरे केस में सेम रख दिए, तीनों में देखिए तो 4-4 है। ये है एन ब्यूटाइल, अगर ये चेन होती तो ये क्या होता, एन ब्यूटाइल। ये होती तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, राइट, ये सेकेंडरी कार्बन है। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। फर्क क्या आएगा, मैं आपको ऐसे दे रही हूं क्योंकि पहली बार इफेक्ट समझ रहे हो, और सामने वाले आपको क्या देंगे, इनमें से किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। ये मेरा नॉमेनक्लेचर मेरे को पे बैक करेगा, क्योंकि यहां मेरे को एरोज दिखाने, इसीलिए मैं तो ओपन चेन ही दिखाऊंगी क्योंकि मैं इस पे टाइम इन्वेस्ट करके आ गई। और एक हो गया अब ये, तो तीनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो मैं क्या बताऊं जी, आप तो बोले ब्रांच लेंथ गिनो। अगर आपको जब भी ऐसा सिचुएशन मिले तो फिर आप क्या गिनोगे, ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती गई वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट भी इंक्रीज होता गया। तो चेहरे इन तीनों में से किसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, लास्ट वाले का। लास्ट वाले के बजाय आई अप्रिशिएट अगर हम बोले टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का। तो ये भी मेरे को बड़ा प्लेन था इसलिए मैंने कोई साइन नहीं लगाए दिस। ये चाहेंगे आप तो आपको +1 +2 एनसीईआरटी में यूज करने का मौका मिल सकता है, बट वेरी रेयर। ये मैं कोशिश कर रही हूँ कंपटीशन वालों के लिए। अब इसके बाद लास्ट, फिर इंडक्टिव इफेक्ट के एक -I का ट्रेंड नोट करके आगे चलते हैं। मैंने ऐसे 6 केसेस दे दिए आपको जिसमें आपको ब्रांचिंग और नंबर ऑफ कार्बन चेन दोनों में फंसा लिया, कि जहां तो आपने कार्बन सेम दिए तो वहां ब्रांचिंग को वैल्यू दे दी, जहां आपने कार्बन सेम नहीं दिए थे, मिथाइल इथाइल, वहां हमने नंबर ऑफ कार्बन को दे दिया। अब मेरा सवाल है, इनको ऑर्डर में लगाइए। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ब्रांचिंग डोमिनेट्स, पहले ये बताना चाहिए था, आई एम सॉरी, कि ये दो केसेस, आई एम सो सॉरी, ये दो केसेस उठा के लाइन है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिख रहा है सबको, इसमें कितनी ब्रांच है, 1 2 3, 3 ब्रांचेस हैं, राइट। इसमें कितनी ब्रांचेस हैं, 1 और 2। अगर मैं नंबर ऑफ ब्रांचिंग देखती हूं तो किस पे जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, अगर नंबर ऑफ ब्रांचिंग देखती टर्शरी ब्यूटाइल पे जाता। और कार्बन चेन की लेंथ देखो तो शायद 7 8 9 बना दिए, मैंने गिने नहीं पर कितने बना दिए, बट बना दिए। लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट दे रही हूं, ब्रांचिंग डोमिनेट्स, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा है उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। बेशक दूसरे कार्बन में, आप दूसरी चेन में, दूसरे ग्रुप में 8-10 कार्बन है, काफी सारे बनाए मैंने, मुझे पता नहीं मैं कितने बनाती गई, बट इतना इंश्योर कर लिया इससे काफी ज्यादा है। तो इससे डबल ट्रिपल होंगे अगर, तो भी किसको डोमिनेशन मिलता है, ब्रांचिंग को। तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर लगाने में अगर दोनों बातों का फर्क मिला तो ब्रांचिंग क्या करेगी, डोमिनेट करेगी एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कार्बन चेन। अब तुम्हारा काम प्रैक्टिस, अरेंज। इसमें मेरे पास, मेरे हैंड आउट और क्लास नोट्स में एक ही फर्क होगा, इसमें मेरे पास 8 एग्जाम्पल थे, बीच के 2 इजी उड़ा देती हूँ। क्लास में करते वक्त मैं इजी उड़ा देती हूँ क्योंकि मुझे टफ चीजें लेनी है ताकि आप इजी तो खुद ही कर लें। मैंने अपनी तरफ से आंसर लिखना शुरू किया नंबर 6 में सबसे ज्यादा। अप्लाई योर माइंड, आई एम करेक्ट और इनकरेक्ट मैं अपने आप देख लूंगी। मैंने सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इस पे लगा दिया, ब्रांचिंग डोमिनेट करती है, देखना, ठीक है। अब नंबर 4 देखो, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग में मेरे को 2 दिखते हैं, एक तो 4 और एक 6। 3 लाइनें आई होप आपको क्लियर दिख रही हूं, दोनों में ही 3-3 ब्रांचिंग है। फिर किसको देखूंगी, फिर तो मैं लेंथ को देखूंगी, इसीलिए नंबर 6 में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा। उसके बाद भाविनी क्या लगता है कौन सा आएगा, नंबर 4। नदीश उसके बाद क्या आएगा, 5th, 2 ब्रांच है और लंबा भी है, ओके। उसके बाद 3rd, फिर एंड फिर 1st।
दिस इज योर जेईई नीट क्वेश्चन डायरेक्ट। किस्मत अच्छी हुई तो इतना आसान आ जाए, वो है नहीं हम लोगों की। बट यही क्वेश्चन मेरे लिए टेरर बन जाता है जब इसमें लिखा होता है इथाइल, एन-ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल एंड सो ऑन। बस फिर हम गए, फिर हम लड़खड़ा जाते हैं। इतने सारे नाम, और इंडक्टिव इफेक्ट का ट्रेंड छोड़ो, लास्ट में करेंगे। देयर वी विन ओवर यू। क्लियर है सबको ये चीज? चलिए अब आ जाते हैं, सभी लोग नोट करिएगा इसको, एनसीईआरटी वाले भी। ये सारे ग्रुप्स में से इस साल आपका सामना अगर होगा, कुछ एक दो ग्रुप से तो होगा, सारों से नहीं होगा, ग्रुप शोइंग माइनस आई इफेक्ट। लेकिन ये 12th में कभी कोई रिवाइज नहीं कराता, क्योंकि लास्ट ऑफ 11th में होता है और इतना ज्यादा यूज होगा अभी और 1.5 महीने तक, तो याद रहेगा। ये नोट कर लो बस, ट्रेंड। अब आती है बात डायरेक्टली यहां से स्कूल में क्या क्वेश्चन आ सकता है, नीट में क्या आ सकता है, जेईई में क्या आ सकता है। अब ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो गए पिछले 7-8 सालों में, तो मैंने नहीं देखे नीट और जेईई में। कोई भी 4-5 ग्रुप के नाम लिख के पूछ लेते हैं, अरेंज द ऑर्डर। 6 ग्रुप के नाम लिख लिए और पूछ लिया अरेंज द ऑर्डर, तो वो ऑर्डर के लिए ये रटना बहुत जरूरी होता है। अब जो आपके क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये रटना बहुत आसान है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक आगे जो आ रही है, तो इसीलिए इतना आसान देना बंद कर दिया गया कि कोई बच्चा ये रट के आ जाए और मैं एक क्वेश्चन इंडक्टिव इफेक्ट का इस बात पे पूछ लूं। 8-10 सालों से तो ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो गए। यस, स्कूल में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपका पेपर आता है उसमें एक आधा ये जरूर टकरा सकता है, क्योंकि सारे फंक्शनल ग्रुप आर ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12th। तो ये ट्रेंड सबके पास होना चाहिए। सबसे पीछे पीछे कौन आ रहे हैं देखो, एक बड़ी अजीब सी बात देखो, फ्लोरीन जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ करता था, हम तो इनऑर्गेनिक में यही पढ़ के आए ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये खींचेंगे ही खींचेंगे, अपने पे माइनस लेंगे ही लेंगे। इनका नंबर ऑर्गेनिक में किधर आ रहा है, कितना पीछे, उससे पहले कितने सारे फंक्शनल ग्रुप्स आ गए। तो अब समझ में आता है इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अलग करना तो भाई जरूरी था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करते तो हम यहां फंसते। नोट करिए, फिर मैं आगे चलूं। यहां इंडक्टिव इफेक्ट क्लोज है, ये एप्लीकेशन करनी है। क्लोज का मतलब ये नहीं है कि अब दबा के यूज होगा, किसी भी दिन कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा। टॉपिक जरूरी नहीं है कि टॉपिक में हेडिंग डली हो इंडक्टिव इफेक्ट। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन, ध्यान रखना। और ये कौन सा है? अब अगले साल शायद इसमें कहीं आपको एस्टर भी दे दें, दे नहीं रहे बट एक आधा ग्रुप ऐड हो सकता है। तो ये सबके पास नोटेड हो गया। चलिए अब इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को करते हैं क्लोज और अगली हेडिंग पे पहुंचते हैं, दैट इज रिएक्टिव इंटरमीडिएट। फिर मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक पढ़नी कैसे और कहां तक पहुंच गए, आपको पता चले अब किस हिस्से को पढ़ने में अगले 3-4 लेक्चर्स हमारे लगने हैं। अभी तक हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचानना उनके नाम से, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर्स, एवरीथिंग। और उससे पहली क्लास में मैं आपको पढ़ा के आ गई थी रिएजेंट तो 2 ही हो सकते हैं पूरी ऑर्गेनिक में, या इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। उसका मैक्सिमम डिटेल तो आ गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर वॉर्डर वो हम 12th में देखेंगे, अभी नहीं कराया। तो ये आपके पास हो गया। अब अगली स्टेज क्या आती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने दिया रिएजेंट, रिएजेंट जाके अटैक करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। उसकी वजह से आपने देखा अगर पाई बॉन्ड हुआ तो काफी उछल कूद मची, सिग्मा बॉन्ड हुआ क्या हुआ पता नहीं। उसके बाद एटलीस्ट एक चीज तो हुई, बॉन्ड टूटा। बॉन्ड किस तरह से टूटता है, 2 तरीके कराए थे फर्स्ट लेक्चर में, होमोलिसिस, हेट्रोलिस। बॉन्ड या तो टूटेगा दोनों में बराबर बंटवारा हो, बॉन्ड या टूटेगा किसी एक के पास नेगेटिव चार्ज जाए यानी पूरा पेयर जाए, किसी पे पॉजिटिव यानी कि खाली हो जाए। बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड कैसे टूटेगा वो भी आपको पता चल गया। अब इस चैप्टर जीओसी को कहां खत्म करते हैं, इस पे। इन दोनों के मिलने से एक रिएजेंट, सॉरी एक इंटरमीडिएट बना होगा, जो ऑफ कोर्स स्टेबल नहीं है, आपको मैंने भी दिखाया था। अभी तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रह गया, अगर आप याद करो देखो, अभी जो मैं आपको करा रही थी इस रिएक्शन वाले हिस्से में, जहां मैंने आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बताया, मैंने कहा ना अभी भी कोई स्टेबल तो नहीं है ना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कोई मतलब है, वो ऑक्टेट पूरा किए बिना जिंदा रह नहीं सकता 1 सेकंड को भी।
सेम ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, चार्ज स्पीशीज तो नेचर में होती नहीं, होती तो पता नहीं कहानी कुछ और होती। नो चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर, खुला होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कोई स्टेबल चीजें थोड़ी बनी, क्या बनी? इंटरमीडिएट। बीच में ऐसा हुआ होगा। कैसा हुआ होगा जी? इलेक्ट्रोफाइल गया होगा, हमने तो HCl डाला था, इसका H+ गया होगा, उसके चक्कर में पाई बॉन्ड में ये सारा इफेक्ट हुआ, और वो H+ जो है एक कार्बन पे जुड़ा और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। नॉट पॉसिबल, वो सॉल्यूशन में तहलका मचा देगा। भाई मेरे को कुछ चाहिए, आसपास जो मिलेगा न्यूक्लियोफाइल वो इसको जोड़ के स्टेबल हो जाएगा। बीच में क्या चीज बनी? इंटरमीडिएट। अब अगले आने वाले कुछ दिन सिर्फ इंटरमीडिएट पे जाएंगे। जैसे इंटरमीडिएट हो जाएगा चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट? जैसे इंटरमीडिएट खत्म हो जाएगा GOC खत्म। तो यानी GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज दिस। इंटरमीडिएट तक पहुंचा दो मेरे को। तो इंटरमीडिएट बन गया, उसके बाद इसके ब्रांचेस निकल जाएंगे। एल्केन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता था रिएक्शन पे? एल्कीन में कौन सा बनता था? एल्काइन में कौन सा बनता था? बेंजीन में कौन सा बनता था? +1 का अगला चैप्टर। +2 में एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमीन्स, 4 चैप्टर। ये है आपका ऑर्गेनिक का पूरा नक्शा। अगर आपको इंटरमीडिएट नहीं आया, ऑल चैप्टर डेड। तो ये जो अब हिस्सा है आपको, यानी वहां पर 12th में चारों चैप्टर्स में लिखा मिलेगा आपको, एज डन इन GOC +1, एज डन इन हाइड्रोकार्बन +1। पहली लाइन ही चैप्टर की ये है, तो उसके हिसाब से आप कर लेंगे। अब तो मैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट की ABCD शुरू करती हूं, या कह लीजिए इसका स्टार्ट कर रही हूं आज से, और खत्म जैसे ही होगा तो आपका चैप्टर खत्म है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं भाई? इंटरमीडिएट वर्ड का मतलब तो शायद पता लग गया होगा, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है, लेकिन वो इतना रिएक्टिव होता है कि आप आज तक उसको आइसोलेट नहीं कर पाए, कोई उसको देख नहीं पाया है। कहने को हम इलेक्ट्रॉन को भी नहीं देख पाए, लेकिन सारी केमिस्ट्री आती है और उसके हिसाब से लाइफ का अर्बनाइजेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन सबको ये पता है कि अगर कोई एक डायग्नोस्टिक डिजीज है तो सबसे पहले किसी एक केमिस्ट के पास जाते हैं कि हमें एक ड्रग इंट्रोड्यूस करके दीजिए, लाइए, दवाई बनाइए और हम इसका इलाज दें। इलेक्ट्रॉन किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके बेसिस पे जो सब्जेक्ट खड़ा है वो क्या क्या कर रहा है। सेम इंटरमीडिएट देख नहीं सकते। इंटरमीडिएट 2 सेकंड के लिए भी बना के उसका कुछ उसको फ्रीज कर दें, उसका फिर एनालिसिस कर लें, कुछ नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट का मतलब है ऐसा हुआ होगा विद प्रॉपर प्रूफ्स। प्रूफ्स कहां से आए, प्रूफ कैसे आते हैं, यही बना होगा। दिस इज आवर स्पेशलाइजेशन, ऑनर्स इन केमिस्ट्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हम क्या पढ़ते हैं, जो अब आपको पढ़ाएंगे, इस रिएक्शन में ना ये बना होगा, क्या सबूत है? और क्यों ये नहीं क्यों बना होगा, यही क्यों बना होगा, इसके सपोर्ट में प्रूफ्स दीजिए। इसके सपोर्ट के प्रूफ मतलब रिसर्च, और वो उसकी तरफ हमें फिर पढ़ाया जाता है। तो वो रिसर्च में आपके सामने नहीं लाऊंगी, बट अब आपको ये पता चल जाए, इंटरमीडिएट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेदर बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक। तो कुल मिला के 5 तरह के इंटरमीडिएट हैं। चौथा और पांचवा NCERT में क्लास 12th में भी नहीं है। तो जैसे ही लास्ट की स्लाइड चौथे और पांचवे में पहुंचूंगी, NCERT वालों को उसका शब्द भी नोट करने की जरूरत नहीं है, 12th के एंड तक भी नहीं है। अब 3 तरह के इंटरमीडिएट है, जिसमें पहला, आज की क्लास इसी पे एंड होगी, इंटरमीडिएट्स पे जितने हो गए। इंट्रोड्यूस कर रही हूँ इंटरमीडिएट्स होते क्या हैं, अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगी। कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के लिए फेमस वर्ड है, शायद मैं आपको पहले भी कभी बता चुकी हूं, हर बार बताती हूं, इट इज हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स मूवी का कोई सीन ऐसा नहीं होता जो हीरो के बिना हो। सेम गोज फॉर दिस। 95 to 96% reactions will be on कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा। बड़े रेयर रिएक्शन होंगे जिसमें आप कार्बोएनायन बनता देखोगे, हैं, ऐसी बात नहीं है। 12th वाले जानते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो 1-2 नाम मिलेंगे हमको जहां पर कार्बोएनायन बनेगा, बाकी सब जगह कार्बोकैटायन बनता है। तो कार्बोकैटायन का मतलब क्या, इस शब्द को तोड़ते हैं। कार्बो
वर्ड से तो एक ही वर्ड पता चलता है कार्बन, और कैटायन से क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज। कहीं भी अगर ऐसा इंटरमीडिएट पता लगता है आपको जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या होता है, कार्बोकैटायन। तो इस कार्बोकैटायन को नाम क्या दूंगी? अब नाम के मामले में मेरे को लगता है हम ग्रूम्ड है। मिथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। मैंने किस पे बना, या सेकेंडरी, प्रोपाइल में तो आइसो और सेकेंडरी एक ही बात है, लेकिन मैंने साथ के साथ एक और चीज लिखी हुई है, प्राइमरी। सबको पता है प्राइमरी का मतलब? प्राइमरी का मतलब अब क्या होगा, थोड़ा सा चेंज आ गया। जो आपका रेफरेंस वाला कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है। अब जब मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ कार्बोकैटायन, मेरा रेफरेंस वाला कार्बन कौन सा होगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो वही होगा। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक से, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बोकैटायन। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। वन इज मिथाइल, मिथाइल अकेला है, कोई और कार्बन ही नहीं है, तो मैं इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं बोल सकती। देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी कार्बोकैटायन यही होंगे। कुछ और भी बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, आगे आगे चैप्टर में आप देखेंगे यहाँ दो तीन तरह के और आ जाएंगे, वो जब आएंगे। अभी तो कई दिन चलने हैं हमने कार्बोकैटायन पे, तो सारे इसी साल इसी चैप्टर इसी टॉपिक में लेकर आऊंगी। स्ट्रक्चर, इसका मैं भी केमिकल बॉन्डिंग वाला हिस्सा करा रही हूं आज, तो और तो कुछ करा नहीं सकती। स्ट्रक्चर पे आते हैं। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया गया। इमेजिन करिए मैं ठीक ठाक सा एक कंपाउंड लाई, इसका हेट्रोलिटिक फिशन किया। ये हेट्रोलिटिक फिशन में सेम कराया मैंने। हेट्रोलिटिक फिशन में क्या होगा, क्लोरीन पूरा नेगेटिव चार्ज यानी बॉन्ड लेके अलग हो जाएगा, और क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव। उसके चक्कर में CH3 पे क्या चार्ज आया, यानी कार्बोकैटायन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिजल्ट ऑफ हेट्रोलिटिक फिशन। पॉजिटिव चार्ज तो हेट्रोलिटिक फिशन में ही आता है, तो हेट्रोलिटिक फिशन हुआ था, इसीलिए कार्बोकैटायन बना। तो ये बनता कैसे है, हेट्रोलिटिक फिशन से। बना दिया मैंने कार्बोकैटायन। अब बनने के बाद इसके साथ तीन कोई भी चीजें जुड़ी हो सकती हैं, तीनों H हो सकते हैं, तीनों C हो सकते हैं, 2 C 1 H हो सकता है, कुछ भी। तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स गिनना, इसके पास इलेक्ट्रॉन हुए 6, तभी तो रिएक्टिव है। इंटरमीडिएट तो चलो इसीलिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बना, लेकिन क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, सिक्सटेट में रह गया ये, इसीलिए इट इज हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, ये बात तो मेरे को हेडिंग से ही समझ आ गई, पहले ही समझ आ गई। एक बार इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अब अगर मैं सोचूं कार्बोकैटायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी बच्चों, एक कार्बन तो से एक इलेक्ट्रॉन तो उससे छीन लिया गया, तीनों के तीनों किसी के साथ बॉन्ड बनाए हुए, चाहे तीनों H के साथ बनाए हो चाहे कार्बन के साथ बनाए हो, आई डोंट केयर, बनाए हुए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, तीन ही बॉन्ड है। तीन बॉन्ड का मतलब क्या है, प्लेनर, पहला लेक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर, 120 120 एंगल, ये होगा। व्हाट अबाउट दिस p, दिस इज खाली, वेकेंट, अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड p को मैंने येलो कलर से खाली दिखा रखा है। इस वेकेंट, कोई मेरे से पूछ ले ये रिएक्टिव क्यों है, तो आप कहोगे क्योंकि इंटरमीडिएट है। घर बैठो, इंटरमीडिएट इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बन रहा है। रिएक्टिव क्यों है, इसको आइसोलेट क्यों नहीं कर पा रहे, इसको एक शीशे में बंद करके क्यों नहीं ला पा रहे, फ्रीज क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये शायद 1 सेकंड के 1000वें फ्रैक्शन पे बनता होगा, मुझे पता नहीं। हमने तो प्रूफ्स ला दिए, ऐसा पक्का हुआ होगा, राइट। बहुत सारे सबूत है जिसपे हमें पूरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन टांग दी, इतने प्रूफ्स हैं, तो नोबडी कैन डिनाई दैट। सो पॉइंट इज व्हाई इट इज रिएक्टिव, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, ये हवा पानी से ही रिएक्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। कार्बन का ऑक्टेट पूरा ना होना नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 लिखिए। कोई पॉइंट ना समझ आए तो मुझे बताइए।
सॉरी मैसेज कर दिया ग्रुप में उसके ना लेफ्ट साइड का विजन हाँ हाँ जी, कोई ऐसी लाइन जो समझ ना आई हो, कुछ है इसमें जो अगर आप बताएं तो पकड़ते हैं, नहीं तो आगे की क्लासेस किस पे होंगी? हाँ जी, यस, पहली बार आपके सामने प्रॉपरली डिलोकलाइज वर्ड को हम यहां लाएंगे। टू स्टेबलाइज, अपने आप को दिख रहा है ना ये रिएक्टिव है, ये स्टेबल नहीं है, ये पूरी जान मारेगा अपने आप को स्टेबल करने की, नेचर का लॉ है। टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये पूरी जान मारेगा अपने चार्ज को डीलोकलाइज करने की, फैलाने की, आसपास वालों को देने की। बिल्कुल इंटेंशन नहीं रहेगी कार्बोकेटाइन की कि मेरे सिर पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेरे पे रहे, बांटना शुरू करेगा, ढूंढेगा आसपास, कोई तो ले लो, उसके बदले कोई मेरे को नेगेटिव दे दो ताकि मेरा पॉजिटिव कम हो जाए, एनीथिंग पॉसिबल। यही अब आगे की पढ़ाई है। क्यों रिएक्टिव इंटरमीडिएट पे मेरे को दो लेक्चर भी कम पड़ेंगे, मेरे को कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे 2 भी कम पड़ेंगे, कुछ तो उसमें भी 12th के लिए डालना पड़ेगा, इस 4th पॉइंट के लिए ही आगे की क्लासेस में, कि ये अपने पॉजिटिव चार्ज को जी जान लगा देगा फैलाने के लिए, क्योंकि इसको स्टेबल होना है। तो फिर से बताऊं हम किधर जा रहे हैं, आपको ढूंढना होगा कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। तड़ाक से आप कह दोगे कार्बोकेटाइन, 3 तरह के कार्बोकेटाइन बनते हैं एक रिएक्शन में, उसमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो बनेगा, आपको एक चूज करना है। स्टेबल कौन होगा? जो अपने चार्ज को डीलोकलाइज कर सकेगा। कौन डीलोकलाइज करेगा अपने चार्ज को? दैट्स आवर नेक्स्ट क्लासेस, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ये आपका अगला चैप्टर होगा। आउट ऑफ 5 पॉसिबल कौन सा बनेगा, वो इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस पहले डिसाइड करेंगे, फिर हम अगले चैप्टर में प्रोडक्ट बनाने जाएंगे। तो कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा, ये 4th पॉइंट में मैंने आपको बता दिया कि हम कहां जा रहे हैं। बाकी तो क्लियर हो ही गया होगा सबको। चलिए, अब ताकि आप थोड़ा कनेक्ट कर पाओ मैंने क्या बात बोली है, और कुछ लोगों का 2-3 दिन के अंदर अंदर स्कूल में जीओसी का एग्जाम है, तो एक क्वेश्चन तो मैं करा दूं जो शायद परिधि तुम्हारे उसमें भी आया, तुमको भी लेक्चर का मैंने वो जो मिनट्स बोले थे, इतने मिनट से इतने मिनट देख लो, और एक लाइन आपको शायद मैं वॉइस मैसेज में दी थी कि ये क्वेश्चन आपके स्कूल पेपर में छपा हुआ है। आया कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन? ये हर स्कूल के पेपर में छपा हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि सिलेबस बहुत कम है जीओसी का इन योर एनसीईआरटी। तो एक बार ये बता दूं मैं आपको कि आज जो 2 चीजें पढ़ी, इंडक्टिव इफेक्ट और कार्बोकेटाइन, उसको जोड़ूं कैसे मैं? तो देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में मैं आपके पास सबसे पहले बना रही हूं एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन, फिर बनाती हूं एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। हालांकि उसका ये फुल मतलब मेन रीजन ये नहीं है, लेकिन वन ऑफ द रीजन ये है। मेन रीजन अगली क्लासेस में आएगा, बट वन ऑफ द रीजन ये। अब आपको सबसे पहले ये बताया जाएगा, यहां पर पूछा जाएगा कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल और क्यों। तो मैंने आपको क्या कहा, तीनों कार्बोकेटाइन की कोशिश क्या होगी, स्टेबलाइज करो, अपने पॉजिटिव चार्ज को धक्का दो, बस नहीं चाहिए पॉजिटिव चार्ज आसपास इसके। क्या अब हम वो ढूंढना शुरू करते हैं, मिथाइल। मिथाइल ग्रुप क्या था, प्लस आई माइनस आई? प्लस आई। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी खिसका देता है, इसको क्या देगा, इस बेचारे को थोड़ा सा रिलीफ तो दे देगा कि तुम अपने पॉजिटिव से दुखी हो, लो तुम्हारा थोड़ा पॉजिटिव मेरी तरफ और मेरा थोड़ा नेगेटिव तुम्हारी तरफ, लिटिल रिलैक्स्ड। इसमें कितने जी हैं? 2-2 ये काम कर रहे हैं, राइट? तो इस पे क्या आएगा, क्लियर? इस पे तो शायद मेरी क्लास बता सके सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तुम टर्शरी नहीं बोल सकते, थर्ड वाला, थोड़ा हम खुश हो लें,
अगर बच्चों में वो पार्शियल नेगेटिव ना बनाती, ना दिखाती, तो इतना दिखाती हूं, तो क्या मैं कह सकती हूं इसी का ये पॉजिटिव चार्ज है जो डीलोकलाइज हुआ है, क्योंकि उतना ही इसका न्यूट्रलाइज भी तो हो गया। जितने ये पार्शियल पॉजिटिव आए उतने पार्शियल नेगेटिव भी तो इसके पास आए, कुछ तो इसको रहम किया होगा, कुछ तो इसको इसके चार्ज से छुट्टी मिली होगी। तो कायदे से देखा जाए जितना पॉजिटिव इसका कम हुआ वही तो यहाँ फैला, यानी तीन एल्काइल ग्रुप्स ने अपने इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या किया, यहां पर उसके पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज किया। जब हम नया नया पढ़ते और पढ़ाते हैं, हम ऐसे पढ़ते पढ़ाते हैं, फिर जब हम इसमें पुराने हो जाते हैं तो हम एक ही चीज करते हैं। करना आप लोग ऐसे ही, सब्जेक्टिव में तो ऐसे ही करना, टीचर को लगेगा बहुत मेहनत की हुई है, और करी भी है भाई। This arrow indicate only one thing, that is plus I effect of ethyl group, और उसके बाद यहां पर आप लगा दीजिए। तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हुआ? टर्शरी। देयरफॉर हमेशा आप देखोगे, इस हमेशा को ही मैं अगली क्लास में धोऊंगी। अभी तो हमेशा, इसी हमेशा को अगली क्लास में हम फिर और इफेक्ट पढ़ लेंगे। अभी तो रेजोनेंस पढ़ा नहीं, हाइपरकॉन्जुगेशन पढ़ा नहीं, कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास, सवाल ही नहीं है, जवाब तो क्या ही लाऊंगी। स्टेबिलिटी इज दिस। एंड में आ जाएगा मिथाइल, क्यों? क्योंकि उस पे तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा जो उसके जरा से भी चार्ज को डीलोकलाइज करे। तो क्यों टर्शरी के अंदर टर्शरी कार्बोकेटाइन में ज्यादा स्टेबलाइजेशन था? बिकॉज दिस इज की लाइन फॉर योर नाउ होल ऑर्गेनिक, मोर डीलोकलाइजेशन, मोर स्टेबिलिटी। अब डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, सेंटेंस पूरा खुद लिख लेना बच्चों। More delocalization of positive charge, more stable. Therefore, this is the trend. इंदर नोट तो कर रहे हो ना सब कुछ? सो ये अगर आपके स्कूल में आए तो इस पे शायद आपको नंबर मिल जाए। असली इफेक्ट तो वो है जो अगली क्लासेस में आएगा, आज तो नहीं आया। लेकिन इसकी दो वजहें हैं। इस वजह को थोड़ा कम माना जाता है क्योंकि इससे भी ताकतवर एक इफेक्ट होता है जिसके आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो हम आज नहीं ले रहे। तो हम हाइपरकॉन्जुगेशन जिस दिन लेंगे उस दिन दोबारा ये बात करेंगे। दिस शुड बी सेकेंडरी रीजन, प्राइमरी रीजन इज कमिंग। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं इंडक्टिव इफेक्ट को किधर इस्तेमाल करने वाली हूं, इंटरमीडिएट चूज करने में, और इंटरमीडिएट चूज करने के बाद ही मेरा प्रोडक्ट सही आएगा। चलिए अब आ जाते हैं कार्बोनाइन। नोट करना जरा सारा, और ईमानदारी से बताना कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो। अब सबसे पहले तो sp3 किसी को ना समझ आया हो, एनीवन, कि हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 कैसे हुई, वो एक बार देख ले। समझ जिनको आ गया वेल एंड गुड। बार बार कराने का मेरा पर्पस है, आपसे कोई सोते हुए भी पूछे ना तो आपका आंसर गलत ना हो। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 2s2p, राइट। अब यहां पर मुझे पता है कार्बन के, कार्बो एनायन का मतलब क्या? कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब किसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले रखा है। तो यहां पर कार्बन ओरिजिनली ऐसा होता है, एक 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 इलेक्ट्रॉन चारों में, राइट। अमित अंडरस्टैंड प्लीज। एक किसी से बॉन्ड बनाया, दूसरा बॉन्ड बनाया, तीसरा बॉन्ड बनाया, ये तीन तो सिग्मा बॉन्ड बने पड़े हैं इधर। चौथा एक अनपेयर्ड था तो कोई चार्ज नहीं था। कार्बो एनायन का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज, मतलब किसी से इसने एक उधार लिया। जो किसी से इसने एक उधार ले डाला वो वाला मेरे पास यहां पर, इसकी वजह से क्या चार्ज आया? नेगेटिव। क्या ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है आरव? नहीं। जब कोई चीज बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होती वो हाइब्रिडाइजेशन में भी नहीं आती। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2, अभी तो यही होगी जो हमने बात करी, उस हिसाब से तो मुझे पता है sp3 लिखी है भाई। लेकिन पहले मेरे तरीके पे आइए कि जो चीज बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होती उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेते। अरे भाई लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में लेते हैं। मैंने किस तरीके से बोला? जो चीज बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन हम जानते हैं जो चीज माने ऑर्बिटल,
अगर ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, खाली है, तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेते, जैसा हमने कार्बोकेटाइन में किया। यही भाषा एसर्शन रीजन में उड़ा देगी मेरे को। लेकिन जब मैं कार्बोएनायन कर रही हूं, वैलेंस शेल के अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता वो कहलाता है लोन पेयर, चाहे वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन मांगा हुआ हो। हम क्या कंफ्यूज होते हैं, लोन पेयर तो अपना होता है, राइट? लेकिन लोन पेयर अपना दूसरे का छोड़ दो, लोन पेयर का मतलब होता है वैलेंस शेल के अंदर कोई भी पेयर इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, किसी से मांगा हुआ है, अपना है, आधा है, ये है, वो है, लेट इट बी। आया कहां से शुड नॉट बी माई कंसर्न, है दैट शुड बी माई कंसर्न। तो ये हुआ लोन पेयर। इस वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, ये एंगल 109 डिग्री, जनरली नॉन प्लेनर। जनरली का मतलब क्या है? आगे कुछ और आगे आप पढ़ोगे, कुछ ऐसी ललचाने वाली चीजें आने वाली हैं जिसकी वजह से उस कंपाउंड को, वो कंपाउंड एनर्जी में इधर है बच्चों, और अगर उसको वो मिल जाए ना, वो कैरेक्टर मिल जाए, उसकी उसकी एनर्जी इधर आ जाएगी। कैन यू इमेजिन? इतनी ज्यादा कम एनर्जी, इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी का गेन। कोई चीज इतनी एनर्जी पे वो हाईली अनस्टेबल है, वो नेचर में फेवरेबल नहीं, उसे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी एग्जिस्ट करने के लिए, और उसको मौका मिल रहा है, बेटा ये कर लो बस, और तुम इधर आ जाओगे, लाइफ सेट। उसके बाद तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, यू विल बी मोर स्टेबल। वहां पर कार्बोएनायन अपनी हाइब्रिडाइजेशन को सेक्रीफाइस करेगा प्लेनैरिटी में आने के लिए, स्टेबिलिटी में आने के लिए, और sp2 में घुस जाएगा। कहां पर? एरोमेटिसिटी आएगा, पढ़ेंगे, इसी साल आएगा समटाइम्स, और वो समटाइम प्रॉपर टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी का, एरोमेटिसिटी, वहां पढ़ेंगे। प्लेनैरिटी में आने के लिए कार्बोएनायन अपने बेसिक sp3 हाइब्रिडाइजेशन नॉन प्लेनर को सेक्रीफाइस करके sp2 में घुस जाएगा। तब मेरे से पूछना मत, बॉन्डिंग मेथड से समझा दो। सब चीजें छोड़ के हम किसकी तरफ भाग पड़ेंगे? स्टेबिलिटी की तरफ। पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, कैसे सिकोड़ा अपने आप को, प्लेनैरिटी में आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? अब बनता कैसे है कार्बोएनायन? हेट्रोलिटिक फिशन से। दैट इज वेरी ऑब्वियस कि एक पे नेगेटिव चार्ज आना है, एक पे पॉजिटिव, हेट्रोलिटिक। तो कार्बोकेटाइन भी हमने बनाया। अब सोचिए, ये देखना बच्चों, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम? आईयूपीएसी। अरे भाई आईयूपीएसी, ये कीटोन नहीं है। हाँ जी शौर्य, नाम दो, मतलब कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम दो। इथेनल, दिस इज इथेनल। 12th में आप जाके पढ़ोगे, इथेनल को बेस दिया तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताइए। क्लास 12th का ये एक क्वेश्चन है। बेस क्या करता है हम तब भी पढ़ाएंगे और आज भी बोल देते हैं, बेस का काम है प्रोटॉन खींच के कहीं से रिएक्ट कर जाना। बेस का काम क्या है? H+ ढूंढना और सॉल्ट बना देना। बेस रिएक्ट्स विद एसिड, तो बेस यहां ढूंढेगा, एक H दिख रहा है इसको, ये उस एक H को कैसे निकाल बाहर करेगा अपने लिए? H+, यानी हो गया इसका हेट्रोलिटिक फिशन। H+ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली क्लीव होना पड़ेगा। हेट्रोलिटिकली क्लीव होगा तो इस C पे क्या होगा? इस C पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। मेरा आज की डेट में कार्बोएनायन फोकस है, इसलिए मैंने यहां लिख के छोड़ दिया। आगे मैं वो बेस के साथ H+ गया, क्या किया क्या नहीं किया, वो नहीं करूंगी। यस, फ्री रेडिकल जो कार्बन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज दिखे मेरे को, ना नेगेटिव चार्ज दिखे, लेकिन ऑक्टेट उसका अभी भी पूरा नहीं है, उस पे उसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पड़ा रह गया। क्या मतलब इस बात का? हैव अ लुक, पहले समझ लीजिए, नोट हो जाएगा, टाइम दूंगी आपको। ये है कार्बन की एक्साइटेड फॉर्म, जब वो बॉन्ड बनाने के उसमें आता है, उसको जो भी कोई चीज अटैक करने आ रही है, ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड अगर बनाने, तो पहले वो अपने आप को एक्साइट करता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहां भेज देता है। 3 के लिए तो बॉन्ड बन गया CH3 सिग्मा बॉन्ड, एक अकेला रह गया अनपेड, ना किसी से लिया इसने जो नेगेटिव चार्ज आए, ना अपना किसी को दिया जो पॉजिटिव चार्ज आए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर शेयरिंग कितने होंगे? 7। 6 तो इसी के 1 2 3, और यहाँ पे बॉन्ड बने होंगे 4 5 6, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो है, ऊपर से 1, यानी 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, ये शायद प्लेनर हो जाए, वही बात।
अब तो मैं वो जनरली हटा के लिख सकती हूँ, फिर यहाँ पे भी यही बात आएगी, भाई लोन पेयर है या नहीं है पता नहीं, लेकिन अकेला इलेक्ट्रॉन तो है। अकेले इलेक्ट्रॉन के पास मेरे पास कोई अभी तक बॉन्डिंग में नौबत ही नहीं आई जो मैं आपको बताती इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा कि नहीं होगा तो इसकी क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3, फिर पिरामिडल, यानी कि फिर वही जैसे अमोनिया में होता है। और जरूरत पड़ने पे, लालच पड़ने पे ये अपनी प्लेनैरिटी को सेक्रीफाइस, नॉन प्लेनैरिटी को सेक्रीफाइस करके प्लेनैरिटी में आ जाएगा, क्योंकि उसके बदले बहुत बड़ी चीज मिल रही है। सो डिपेंडिंग अपॉन केस ये आराम से बदल लेगा अपने आप को। लेकिन आप कहीं ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते कार्बो एनायन की हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछी जाए और आप कहो इसकी दोनों हो सकती है, नो। वो सिर्फ एक जगह है जहां पर ये अपने लालच में बदलता है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप बताओगे जनरली sp, जो भी अभी हमने कार्बो एनायन पढ़ा sp3, फ्री रेडिकल की भी जनरली sp3, बट इफ नीडेड इट कैन बी प्लेनर, वो नीडेड वाली चीज आ जाएगी। तो दोनों हो गई। ये कौन सा फ्री रेडिकल है बच्चों, प्राइमरी लिख दूं इसको, देखना पहचान रहे हो। ये कौन सा है सेकेंडरी, ये कौन सा है टर्शरी। नोट करिए, फिर बताइए कोई चीज जो समझ में ना आई हो, ठीक है। चाहे अनपेड है लेकिन ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन अनस्टेबिलिटी का रीजन तो है, ऑक्टेट तो पूरा नहीं है, तो ये इसको भी धक्का देने की कोशिश करेगा कोई, ले जाओ। कार्बो एनायन न्यूक्लियोफाइल होगा कि इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और कार्बोकेटायन क्या होगा, ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल। रेडिकल क्या होगा ना, ये थोड़ी बात है, बोथ 7 ही इलेक्ट्रॉन है, ये दे कहां सकता है, तो अपना गरीबी में जी रहा है, इसको 8 चाहिए, इट इज इलेक्ट्रोफाइल, इसको तो एक चाहिए इलेक्ट्रॉन भाई, ठीक है। तो इसके बाद आखिरी जो बचे, ये पहले कंपटीशन वाले बच्चे नोट करें, एनसीईआरटी वालों को जरूरत भी नहीं है, एक खाली इसके लिए मैं आपको 5 मिनट बिठाना चाहूंगी। कार्बीन नोट करिए, बाकी लोग एनसीईआरटी वाले बच्चे जितना कराया उसको देखिए, और कोई पिछली क्लास के नॉमेनक्लेचर की कोई 1-2 एक्सरसाइज पेंडिंग हो, 1-2 क्वेश्चन, तो वो कर लीजिए तब तक। लेट्स यूटिलाइज द टाइम। आज मैं डीपीपी भी नहीं दे रही, इस पे क्या दूं, अगली क्लास से डीपीपी मिलेगी, ऑल्दो मेरे पास है, पर वो अभी आप कर नहीं पाओगे। कार्बीन इज 4th इंटरमीडिएट। ये एक ऐसा इंटरमीडिएट है नीट में जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, डायरेक्ट हम बड़ा रेयर देखते हैं कार्बोकेटायन कार्बोनेन पे, इतना डायरेक्ट जो आज पढ़ा। कार्बीन लोग पढ़ते नहीं, करते नहीं, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है। हेडिंग लिखी है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, एनसीईआरटी में दे रखी है 3, तो आधे ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता ये सिलेबस का हिस्सा भी है। तो ये जेई में तो खैर है ही, एडवांस में तो खैर कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर निकल गया हो, लेकिन नीट में इसकी कवरेज देखी गई है, जेई में इसकी कवरेज डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट तो है। नोट करिए इसको फटाफट, कार्बीन क्या होता है, साथ साथ मैं बोलती जा रही हूं, आप लोग नोट करते जाइए। कार्बीन एक ऐसा कार्बन है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अनबॉन्डेड नॉन बॉन्डेड पड़े हैं, 2 बॉन्ड इसने सिर्फ 2 ही बना रखे, उसके बावजूद भी इस पे कोई चार्ज नहीं, रेडिकल नहीं है ये, राइट। उसके बावजूद भी इस पे चार्ज नहीं है, ये एकदम न्यूट्रल स्पीशीज है, क्योंकि इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं और 2 इसके अपने पड़े हैं, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयरिंग वेयरिंग के बाद, सब तरह के बाद 6 स्टेट। तो कोई मेरे से कहे इंटरमीडिएट क्यों है, ना इस पे कोई चार्ज है ना कोई रेडिकल है, ये इंटरमीडिएट इसलिए इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, मतलब अनस्टेबल इसीलिए, रिएक्टिव इसलिए क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इंटरमीडिएट तो इसलिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये हर हालत में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा बहुत अच्छा, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मांगने हैं, किसी से एक नहीं, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, कार्बोकेटाइन जैसा ही है ये। अब मेरे को आप सबकी थोड़ी अटेंशन चाहिए, फिर नोट करना जितना रह गया, बाकी की चीजें तो आप कर ही लोगे, सिर्फ ऊपर वाली बात समझ ली। कार्बीन रिएक्शंस में 2 तरीकों से मिलता है। कार्बीन का एक ही रिएक्शन है क्लास 12th में, राइमर टाइमन रिएक्शन, वहां होगी इसके बाद दोबारा बात शायद सितंबर अक्टूबर में, आज के बाद कार्बीन पे 11th में कुछ नहीं है। तो कार्बीन 2 तरीके का होता है, एक तो ये सिंगलेट, क्यों इसका नाम सिंगलेट है 1 मिनट रुकिएगा, बात करेंगे, बट पहले आप देखिए वो जो कार्बीन के 2 कार्बन के ऊपर मैंने 2 डॉट लगाए ना बच्चों, वो 2 डॉट लोन पेयर की तरह है, ठीक है, अनपेयर्ड।
एक्साइट ही नहीं हुआ इसका इलेक्ट्रॉन, कार्बन की ग्राउंड स्टेट ही तो बनाई है मैंने, आप देखिए सामने, एक्साइट ही नहीं हुआ। तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट बनाई मैंने और ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये होता कार्बीन, है ही यही, तो हाइब्रिडाइजेशन तो अब आप लोग बड़े आराम से दे लोगे, sp2। लेकिन ये कहलाता है कार्बीन, करेक्ट, बट थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, ये पेयर होके पीछे भी जाता है, पीछे ही जाता है। जब हाइब्रिडाइजेशन दे दी, इससे दे दी, लेकिन अब इंटरमीडिएट है, बड़ा मिसबिहेव करेगा, रिएक्टिव है, बहुत मिसबिहेव करेगा। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के चक्कर में कुछ और तो समझ आया नहीं इसको, इसने कहा अपने पिछले वाले से ही पेयर अप हो लेते हैं। तो ये पेयर अप हो गया, राइट। अब पेयर अप होने के बाद मुझे क्या पता चलता है, इसके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, वेकेंट ऑर्बिटल्स वाली चीज। और कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, 2। भाई बहुत कम स्टेबल है, ऑफ कोर्स कम स्टेबल है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये इंटरमीडिएट है, नथिंग न्यू। जनरली रिएक्शंस के बीच में ये वाला कार्बीन बनता है, ना कि ये वाला कार्बीन, ये आएगा, बट जनरली रिएक्शंस के बीच में कार्बीन बनता यही है। चलो जी, बन गया। अब इस कार्बीन को देख रहे हैं सारे बच्चे, क्या कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं, डायमैग्नेटिक होगा, याद है ये बात। ये डायमैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि ये कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रखता। आखिरी सवाल, ये सिंगलेट क्यों बोला इसको? ऐसा क्या चीज एक दिख रही है इसमें, सिंगल दिख रही है, जो आपने इसको सिंगलेट बोल दिया, इसको ट्रिपलेट? कुछ नहीं दिख रहा। सो डोंट एज्यूम पक्का इसलिए दिया होगा, नहीं। सिंगलेट क्यों बोलते हैं इसको, वो आप समझिए। सो जो हमने स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी शुरू करी, पहले हमें पता हो उसका फॉर्मूला, टोटल स्पिन का मॉड ट्वाइस प्लस 1। तो जहां पर टोटल, अब एस अगर मेरे को कोई पूछे व्हाट इज टोटल स्पिन, यानी एस क्या है, जो आपने स्पिन ऐड किया, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का हाफ ऐड किया, व्हाटएवर। तो ये जो टी एस था, ये था आपका टोटल स्पिन। नॉन एक्साइटेड स्टेट में आपको पता है क्या आएगा, टोटल स्पिन 0 आएगा, क्योंकि कैंसिल हो गया, आई होप वो हम सबको पता ही है। तो यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी एस एम कितनी आ जाएगी, ये तो टर्म 0 हो जानी है, 2 0 plus 1, it is 1. That's why this carbene is called as singlet carbene. अब जरा आप लोग सिंगलेट समझ गए होंगे, ट्रिपलेट कर लोगे आप लोग, आई नो। ट्रिपलेट करो खुद से सारा, ये लिखा ट्रिपलेट 5 बार है। चलो करते हैं बात। भाई जिस पे एसपी लिखा है वो बॉन्ड बनाए हुए है। ओ, कोई बात नहीं, नई चीज है तो आप लोगों से तो अभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है भाई। हाँ जी, वो तो उसका भी पता था बनाना है, बस हम एक मॉड में गलती कर रहे थे। ट्रिपलेट कार्बीन उतारिए, उतारते ही समझ आ जाएगा। फिर हम क्लोज करें लास्ट टॉपिक को, फिर दोबारा कुछ बेसिक लें। इसमें कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं, ज्यादा स्टेबल ये होता है क्योंकि उसमें तो 2-2 वेकेंट बच गए थे, इसमें एक भी वेकेंट नहीं है, तो थोड़ा बराबर बंटवारा हुआ, सिमेट्री नेचर में फेवर्ड है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, इसीलिए स्टेबल होते हैं, तो ये भी थोड़ा स्टेबल है। पैरामैग्नेटिक होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि 2 अनपेड। प्लीज इसको अनपेड मत मान लेना, जैसे कंफ्यूजन हुआ, आपके नोट्स में कुछ बन जाना चाहिए कि कल को 6 महीने बाद देखो तो आप इसको अनपेड में ना गिन बैठो, बॉन्ड बना हुआ है किसी के साथ। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी फिर आप जब निकालोगे तो अब आपको दिख जाएगी क्या है, अब 3 आ जाएगी आपकी, इसीलिए इसको ट्रिपलेट कहते हैं। 2 साल या 3 साल पहले का जेई का क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन माना गया था वो। स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछ ली थी, डायरेक्टली कार्बीन की नहीं पूछी थी, वरना कार्बीन से आपको टॉपिक ध्यान आ जाता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछी थी और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, इसकी दिख रहा है ये कार्बीन है, थोड़े इस तरह से दिया कि आपको बड़ा ऑब्वियस ना दिखे, मैंने तो चलो खोल दिया। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछी थी, कुछ साथ में और दिया हुआ था, ऐसी बात नहीं है कि आपको पता लग जाए सिंगलेट है कि ट्रिपलेट है, या ये दे रखा था मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ दिस हैव स्पिन मल्टीप्लिसिटी व्हाट। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी और ये मोर स्टेबल कौन सा है, पहले तो ये पता होना चाहिए मेरे को, सिंगलेट की ट्रिपलेट पता लग गया। अरे ये शायद 2-1 साल पहले का ही क्वेश्चन है। तो कार्बीन में आपको मोर स्टेबल पता होगा तो आप बता पाओगे इसकी मल्टीप्लिसिटी होती है ट्रिपलेट 3, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। एंड
ये वाला रिएक्शन के बीचों बीच बनता है, ये वाला माने सिंगलेट, लेकिन क्योंकि ये लेस स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है, सिंगलेट ऑलवेज कन्वर्ट इनटू ट्रिपलेट। सॉरी लेस लिख दिया, यहां मोर होना चाहिए। दिखा है ना ऊपर आपने कि मोर स्टेबल है, तो सिंगलेट बनता तो है रिएक्शन के बीच में, बट विद इन द रिएक्शन वो कुछ ही सेकंड्स में किसमें, या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिपलेट में, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। हो गया कार्बिन नोट? कुछ रह गया हो तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, ये कंटेंट कहीं नहीं मिलता होता, ये सिर्फ अचानक से किसी रिएक्शन में कभी आ जाएगा, किसी क्वेश्चन में आ जाएगा। और जब मेरे से मेरे 12th वालों ने इसकी मल्टीप्लिसिटी पे डाउट पूछा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पास्ट ईयर्स कर रहे थे, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी को देख करके कोई भी जब क्वेश्चंस को सॉर्ट करेगा तो कौन से चैप्टर में डालेगा भाई, और एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल मोमेंटम, वो सारे मोमेंटम्स और मल्टीप्लिसिटी, स्पिन, टोटल स्पिन, प्लस हाफ, माइनस हाफ, किस जगह जाते हैं ये सारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। पास्ट ईयर्स की बुक पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमें ये क्वेश्चन मिला स्पिन मल्टीप्लिसिटी पर। तो आई होप अब आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी आ गया। लास्ट बस इतना ही है, ये नाइट्रीन क्या होता है खुद गिनती कर लेना। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने तरह के रिएक्शंस होते हैं? 4 तरह के मेजरली, राइट। अच्छा, मैं यहाँ पे वो नहीं लिखवा रही, वो डिस्प्लेसमेंट वगैरह वो नहीं लिखवा रही ना, मैं वो पूछ रही हूँ जो आप क्लास 10 तक पढ़ के आए। सबसे पहला रिएक्शन आएगा एडिशन रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन कोई पूछे 50 में से चुन के बता पाओगे कौन कौन से एडिशन है? 2 चीजें मिलके एक बनी, दैट इज एडिशन, राइट। उसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। आपको आज क्लास में स्टार्टिंग में बताया था एल्कीन पे अटैक कौन स्टार्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, राइट। और यही वाला केस लिया था कि अगर HCl अटैक करे तो अगले चैप्टर में आप बताओगे कि मैम आप बता के आ चुके हो एल्कीन पे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, उठाओ H+ और शुरू हो जाओ, कुछ इंटरमीडिएट बनाते हैं। तो जिसमें अब ये ऊपर वाला केस कौन सा है, किसने स्टार्ट किया एडिशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफाइल ने। दैट्स व्हाई इस एडिशन रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या रिएक्शन हुआ बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बट आप लोग शायद ऐसे ना दे पाए, मतलब अगर स्कूल में दे दिया तो हो सकता है योर टीचर्स कैन माइंड इट, ये क्या कर दिया है, ठीक है, दे कैन माइंड इट, मुझे ऐसे देना चाहिए। आप देखिए, जो चीज नेगेटिव चार्ज वाली थी उसके साथ कौन जाके जुड़ा? पॉजिटिव वाला। जो चीज पॉजिटिव चार्ज वाली थी उसके साथ कौन जाके जुड़ा? नेगेटिव वाला। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। डन, फर्स्ट कैटेगरी हो गई। चलिए सेकेंड कैटेगरी पे आते हैं, प्लस H2O। पहली बात तो एडिशन नहीं है, 2 मिलके एक नहीं बना रहे, ठीक है, किसी एक की जगह कोई दूसरा ले रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। तो देख रहे हैं किसकी जगह कौन ले रहा है? Br क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल? अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल कैसे अमित? तुम खुद सोचो, आज एक ही चीज तो कराई है, H और Br साथ जुड़े होंगे तो Br क्या बनेगा? और अगर आप अपनी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की लिस्ट में जाएं, मैंने दोनों में लिखवाया है Br। Br नेगेटिव इज न्यूक्लियोफाइल, Br पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन आपको देखना पड़ेगा वो कहां से बन रहा है, वहां से पता चलता है वो क्या होगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कोई एग्जांपल मेरे को याद दिला पाओगे मनीषा? पर एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को आके क्या किया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर? आगे चले, राइट। कुछ तो निकल के जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। सो मैं आपके सामने एल्कोहलिक KOH ने H और Cl दोनों, यहां से एक Cl गया, यहां से एक H गया। देखिए हिसाब किताब में दोनों की एक वैलेंसी डिस्टर्ब हुई, तभी तो डबल बॉन्ड बना ना, दोनों ने बॉन्ड बनाया। तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन। जब एक छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है एक बड़े सबस्ट्रेट में से, एक बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड में से एक छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, उसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल दिस ऑर्गेनिक में ये 3 ही मेजरली रिएक्शन है,